वर्ल्ड चैंपियंस के सामने आए यूनिवर्सल चैंपियन और अपने भारतीय दौरे के पहले दिन साउथ अफ्रीका बिखर गए जसप्रीत बुमराह की जादू के सामने। भारत ने साउथ अफ्रीका को 159 पर ऑल आउट करने के बाद पहला दिन कलकत्ता टेस्ट का खत्म किया 37 पर 1 पर। स्वागत है आपका ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी पर, जहां हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय बांगर। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम बैक हमारे हिंदी स्टूडियो सेटअप में। जस्सी जैसा कोई नहीं, ये कहकर हम थक नहीं रहे हैं और क्लियरली वो भी अपने जलवे दिखाने से थक नहीं रहे। और अच्छी बात यह है कि जो जादू हमें भारत के बाहर उनके हाथ से देखने को मिलता है वो भारत में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अच्छी बात यह भी है कि वो लगातार टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, उनका वर्कलोड काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं और जिस तरह के स्पेल्स भी डाल रहे हैं, वो लंबे लंबे स्पेल डाल रहे हैं, 6-6 ओवर के स्पेल डाल रहे हैं। तो ओवरऑल जिसकी काबिलियत उनके पास है और जिस तरह से वो बैट्समैन को सेटअप करते हैं वो आज हमें पूरी तरह से देखने को मिला। नई बॉल से भी देखने को मिला और पुरानी बॉल से भी देखने को मिला। आपके लिए आज के उनके ये जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशंस थे, नए बॉल से तो ऐसा लग रहा था बुमराह एक मैच खेल रहे हैं, बाकी लोग दूसरा मैच खेल रहे हैं, और फिर जैसा आपने कहा ओल्ड बॉल, आप किससे ज़्यादा इम्प्रेस हुए? मुझे लगता है नई बॉल से ज़्यादा, क्योंकि नई बॉल से ज़्यादा यहाँ पर ऑफ़र में था नहीं कि आप किस तरह से आउट करेंगे, मगर जब सामने सिराज काफ़ी महंगे साबित हो रहे थे इसी सतह के ऊपर, वहीं पर जसप्रीत बुमराह ने आके बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी करी और दो बल्लेबाज जो अच्छा स्टार्ट दिया था, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने, माकरम ने और रिकल्टन ने 57 रन का स्टार्ट दिया था, दोनों को आउट किया। तो नई बॉल से जब पिच में या हवा में कुछ था नहीं, तो एंगल्स क्रिएट करके और पिच का जो उछाल है, अतिरिक्त उछाल, जब माकरम को आउट किया वो भी प्राप्त किया, तो वो मुझे लगता है एक हाईलाइट है। उन दोनों डिसमिसल्स में से ज़्यादा डेडली डिसमिसल कौन सा था आपके लिए? ज़्यादा डेडली माकरम का वो बॉल था, क्योंकि अनप्लेएबल बॉल था किसी भी बल्लेबाज के लिए। जब उस लेंथ के ऊपर से बॉल थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल प्राप्त करता है, आपको खेलना ही पड़ता है, और जब ऐसे लो सतह के ऊपर जब आप खेलने के लिए तैयार रहते हैं तो फिर बॉल छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से वो मुझे लगता है बहुत ही गजब की डिलीवरी थी। इसी के साथ जसप्रीत बुमराह के नाम हुआ उनका 16वां टेस्ट मैच 5 विकेट हॉल। रिकॉर्ड्स तो वो हर फाइफर के साथ तोड़ते जा रहे। मोहम्मद सिराज, दिन की शुरुआत थोड़ी कठिन थी, पहले सेशन में 6 ओवर में लगभग रन बॉल पे गए थे, लेकिन दूसरे सेशन में एक शानदार वापसी की, थोड़ा रिवर्स भी प्राप्त कर रहे थे। उनके कमबैक स्टोरी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लाइन काफ़ी बेहतर थी और क्योंकि सतह थोड़ी सी लो बाउंस वाली थी और फील्ड भी अच्छी जमा रखी थी, उन्होंने और शुभमन गिल ने जो एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि शॉर्ट मिड विकेट या शॉर्ट मिड ऑन और स्क्वायर लेग, मतलब प्रोटेक्शन रखा था स्ट्रेट बॉल के लिए, और रिवर्स स्विंग भी बॉल हो रहा था, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। और कोलकाता जैसे जगह पे दोपहर का सेशन सबसे बेहतरीन होता है, जहाँ पर थोड़ी सी धूप ज़्यादा रहती है। सुबह के सेशन में या शाम के सेशन में वहाँ पर थोड़ी सी ठंड आ जाती है, बट दोपहर के सेशन में जो गर्मी रहती है वहाँ पर बॉल थोड़ा सा अतिरिक्त आपको डार्ट इन करते हुए दिखता है, तो उसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल लाइन करेक्ट करके मोहम्मद सिराज ने हासिल किया। तो सिराज और बुमराह कुल मिलाकर 26 ओवर डाले, 7 विकेट चटकाए सिर्फ 74 रन के लिए। हर विदेशी टीम जब यहाँ आती है स्पिन के लिए तो खूब तैयारियाँ करती है, लेकिन क्या आज देखकर लगा कि भारत के पेस के प्रभाव के लिए तैयार नहीं थे साउथ अफ्रीका? मुझे नहीं लगता कि तैयार नहीं थे, ये कहना ठीक होगा। जिस क्वालिटी की कला है इन दोनों गेंदबाजों के पास, वो लाजवाब है। और हालांकि जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है जसप्रीत बुमराह की, मगर जब जसप्रीत बुमराह नहीं रहते हैं तो फिर मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से टीम का भार संभाला है, 2-3 साल लगातार, अब इतने महत्वपूर्ण टेस्ट मैचेस में उन्होंने प्रदर्शन दिए हैं, वो थोड़े से अंडर द रेडार चले जाते। तो उनका जो काम था, आज लंच के बाद आकर 2 विकेट लिए तो उससे कमर ही तोड़ दी। तो ओवरऑल मुझे लगता है इस स्किल सेट्स के गेंदबाज आपके पास है, तो वो भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो स्किल की चुनौती एक तरफ, लेकिन साउथ अफ्रीका के इस बैटिंग प्रदर्शन पर अगर आप ध्यान डालें, 57 फॉर 0 थे, उसके बाद इस तरह कोलैप्स करना, कहाँ गलतियाँ हुई, क्या खामियां दिखी आपको? देखिए, उन्होंने कोशिश तो काफ़ी करी, जिस तरह से उन्होंने अप्लाई किया, और अगर हम सारे डिसमिसल्स देख ले जिस तरह से आउट हुए, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने विकेट फेंका है। आप मल्डर का ये ज़रूर कह सकते हैं कि क्या उनसे वो शॉट सिलेक्शन में चूक हुई जब वो रिवर्स स्विंग या रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश करी उन्होंने कुलदीप यादव के खिलाफ,
मगर सभी बल्लेबाजों को स्टार्ट भी मिले, उन्होंने कोशिश भी काफ़ी करी, मगर सामने जो गेंदबाजी का जो एक मतलब हमारे पास एक डायस्पोरा है, मतलब बहुत बड़ी रेंज है भारतीय टीम के पास, इतने काबिल गेंदबाज है, तो उनके सामने टिकना पहले टेस्ट मैच में किसी भी विदेशी टीम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। कई बार आउटकम के बाद सवाल पूछना थोड़ा आसान हो जाता है, तो क्या ये सवाल सही होगा या गलत कि साउथ अफ्रीका को टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना चाहिए था? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए था, वो बिल्कुल सही फैसला था उनका, क्योंकि ऐसे सतह के ऊपर जब आपने देखा है कि थोड़ा सा असमतल उछाल है, गेंद नीचे रह रही है, और भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए आई तो 20 ओवर में 37 ही रन बना पाई, तो मतलब ये सतह आसान नहीं रहने वाली है, रन बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो साउथ अफ्रीका टीम ज़रूर कोशिश करेगी कि लीड ज़्यादा कंसीड ना करे, और चौथी पारी में यदि वो एक 150-160 का लक्ष्य यदि भारत को दे पाए, तो फिर देखिए चौथे इनिंग में बॉलिंग करने वाली टीम को बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो टॉस जीत के वो बल्लेबाजी का फैसला सही फैसला था साउथ अफ्रीका की तरफ से। इस सीरीज़ के पहले दिन शुरुआती हेडलाइंस काफ़ी आ रहे थे। शुभमन गिल एक और टॉस हारे, टेम्बा बवूमा ने बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन उससे ज़्यादा हेडलाइंस बटोरे भारत के टीम के चयन ने। एक बार फिर आउटकम के बाद लोग शायद ये कह सकते हैं कि मैच तो सही गया भारत के लिए, लेकिन इस टीम के चयन, 4 स्पिनर का खिलाना, साई सुदर्शन का ना होना, क्या आप उससे सहमत हैं? अब मैं थोड़ा सरप्राइज ज़रूर था, क्योंकि साई सुदर्शन के लिए कहा गया है, चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स ने भी आके कहा है, और जिस तरह का कॉन्फिडेंस कप्तान शुभमन गिल को है या गौतम गंभीर को है साई सुदर्शन के ऊपर, तो ऐसा लग रहा था कि इनको अब आप इंडिया का नंबर 3 बनाने वाले लंबे समय के लिए, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देंगे आप। मगर जब आप पिछले सीरीज़ में उनके रन अच्छे बने थे, एक टेस्ट मैच में उन्होंने 90 के करीब रन्स बनाए थे, तो वो ज़रूर सोचेंगे कि मतलब मैंने क्या गलत किया। और यदि ऐसे मौके लगातार 3 नंबर को मिलते हैं, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट पोजीशन है, और आप चाहते हैं कि एक खिलाड़ी सेटल्ड रहे, और ख़ासकर बल्लेबाज एक पोजीशन में सेटल होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं क्रिकेट एक बॉल का खेल है, बल्लेबाज के लिए एक मिस्टेक, गेंदबाज ज़रूर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहते हैं इन चीज़ों के लिए, मगर बैट्समैन के लिए वो नंबर, उसी नंबर पे लगातार खेलना थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहता है उनके अपने आत्मविश्वास के लिए। चलिए, तो ये हो गए डे 1 के सारे हेडलाइंस और टॉकिंग पॉइंट्स। आप जब जब मैच डे की कुर्सी पर बैठते हैं, इंग्लैंड दौरे में आपने एक शानदार प्रिडिक्शन की थी, आज भी हमारे इंग्लिश शोज़ में आपने कहा दूसरे सेशन के पहले कि 5 विकेट गिरेंगे, और आपने ऐसा ही हुआ। तो डे 2 का हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए कोई। अरे नहीं भाई, ये तो बहुत बड़ा तुक्का था, आप ऐसे ही मुझे चढ़ा रहे कि सर देखिए, ऐसे तुक्के बार बार नहीं चलते। नहीं, मुझे लग रहा था उस वक्त क्या है कि जॉर्जी और मल्डर बहुत अच्छा बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी साझेदारी भी रची थी, बट अन्य जो खिलाड़ी आने वाले थे वो कितना ऐसे क्वालिटी गेंदबाजी के सामने टिक पाएंगे, ये मुझे लग रहा था एक बड़ा सवाल था, इसलिए मैंने वो प्रेडिक्शन दिया था। भारतीय बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि यैनसन ने जिस तरह की गेंदबाजी करी है, जिस तरह के हाइट से वो गेंद को रिलीज़ करते हैं, भारत के पास तो अभी 4 खब्बे अभी भी बाकी है, तो रन बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा अनुमान है कि पहले सत्र में भारत 70 के करीब रन बना ले, और साउथ अफ्रीका कोशिश यही करेगी कि वो 2 विकेट्स भारत के लिए। चलिए, इसी पॉजिटिव नोट पे छोड़ते हैं आज के लिए व्यूअर्स के लिए। संजय बांगट, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये था ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी। इस पूरे सीरीज़, इस पूरे कलकत्ता टेस्ट संजय बांगट हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो उनके प्रेडिक्शंस के लिए आप भी हमारे साथ जुड़ते रहिए।